हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ और आज मैं आप लोगों के साथ लेके तो आज हम जाएंगे कार्ल मार्क्स की दुनिया में और उस दुनिया को कहते हैं मार्क्सिज्म। और इस दुनिया में सफ़र करते करते मैं आपको बताऊं कि मार्क्सिज्म जो है ये तो एक अब मैं इसको लिटरेरी थ्योरी के हवाले से, चूँकि ये तो है इकनॉमिक्स के हवाले से एक थ्योरी है जो जिसको अगर हम मैं छोटी सी डेफिनेशन करना चाहूँ तो वो ये होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को कहते हैं मार्क्सिज्म। या ये कहते हैं कि टू एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज एंड फ्रॉम एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज, यानी हर बंदे से उसकी सलाहियतों के मुताबिक और फिर हर बंदे को उसकी सलाहियतों के मुताबिक। तो सिंपल सी बात, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की मुसाफ बराबर जो तकसीम है वो सबके लिए, इसको मार्क्सिज्म कहते हैं। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसका बैकग्राउंड कि इंसानी जो है ना, ये ह्यूमन नेचर जो है इसके दो ड्राइव्स होते हैं। एक कांस्टेंट ड्राइव है, मीन इसको भूख लगती है हर इंसान को, इसके अंदर सेक्स की वो होती है, डिमांड होती है, इसके अलावा प्यास लगती है इसको। कुछ इसके रिलेटिव ड्राइव्स है। रिलेटिव ड्राइव्स का मतलब होता है कि इसको जैसे इकोनॉमिक गेन्स हैं कि वो इकोनॉमिक्स मैशत पैसे कैसे कमाता है, कहाँ से लेते, सोर्सेज क्या है, ये कहते हैं। अगर हम पीछे थोड़ा सा मार्क्स को लेके तो साथ चलें तो पीछे जब से थोड़ा बैकग्राउंड वो बताता है कि वो कहता है कि ये शुरू में लोग एक एक करके रहते थे, तो फिर हर बंदा कमा रहा है, खा रहा है, उसके अपने काम थे। फिर वो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, सोसाइटी डेवलप हुई। फिर उन्होंने कुछ लोगों ने जो ताकतवर थे उन्होंने ज़मीन अपने काबू कर ली, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। फिर दो सिलसिले चल पड़े, एक वो जो थे वो ज़मीनों के मालिक और एक वो जो काम करने वाले, फिर ओनर आ गए और स्लेव आ गए। फिर वो सोसाइटी जब डेवलप की तो एग्रीकल्चर में चलेगी। अब फिर वहाँ दो सिलसिले, एक वो जो है वो आपके मालिक हैं जो मिलों के मालिक हैं, और एक वो जो काम करने वाले हैं। तो अब इनके लिए जो दो टर्म यूज़ होती हैं, एक को कहते हैं बोर्जवास एंड प्रोलेटारिएट। बोर्जवा वो लोग होते हैं जो मिडिल क्लास, बल्कि अपर क्लास को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, और यानी जो कारखानों के मालिक हैं, तो मिलों के मालिक होते हैं, उनको उनके लिए यानी मिलों के मालिक उन या जो आपके पास कारखानों के और या एग्रीकल्चर में जो ऊपर आ रहे हैं। अब ये तो फ्यूडलिज्म आ जाता है, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, फिर आगे काम करने वाले होते हैं मज़ारे। तो इधर जो है ये इनको हम बोर्जवा कहते हैं, जो एक जिनको हैव्स कहते हैं, मतलब जिनके पास सब कुछ है। दूसरे होते हैं प्रोलेटारिएट जो काम करने वाले हैं, और बोर्जवा को हैव्स कहते हैं और दूसरे प्रोलेटारिएट। अब ये एक सोसाइटी क्लास सिस्टम बन गया है। मैं समझे ज़रा क्लास सिस्टम कैसे कि ज़मीनों के मालिक और काम करने वाले, मिलों के मालिक और काम करने वाले, ये एक क्लास है, ये एक क्लास, ये बोर्जवा क्लास है, ये प्रोलेटारिएट, ये काम करने वाले हैं, ये काम करवाने वाले हैं। अब इसके बाद जो है कुछ इसमें टर्म्स आती हैं कि वो क्या हैं, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन। जब आपने पैसे कमाने हैं तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्शन का मोड होना चाहिए। जैसे आपके पास ज़राअत है, इसके ज़रिए आप पैसे कमा, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है। आपके पास इंडस्ट्री है, ये हो सकता है। इसके अलावा आपके पास फार्मिंग है, जो फिशिंग है, ये सोर्स ऑफ। फिर दूसरी चीज़ होती है जिसको आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स के इसमें फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं और ये टूल्स हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तीसरी जो मार्क्स ने डिस्कशन की है वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये होता है कि यानी उसके मालिक के दरमियान और जो काम करना है उसके दरमियान कौन सी रिलेशन है। तो मार्क्स कहते हैं कि ये जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद पर है। वो इसको जो काम करवाने वाला है, मिल का मालिक है, बोर्जवा क्लास है, वो प्रोलेटारिएट क्लास को उसको यूज़ करती है और उसको एक्सप्लॉयट करती है। और वो इसका नतीजा क्या होता है कि जो मालिक है वो दिन ब दिन अमीर होता चला जाता है और जो काम करने वाले हैं वो ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट जो इसने कॉन्सेप्ट दिया था वो था कमोडिटी और कमोडिफिकेशन का। अब कमोडिटी मीन्स कि हर वो चीज़ जो इस्तेमाल की जा सकती है उसको कमोडिटी कहते हैं। और कमोडिफिकेशन मीन्स के यहाँ तक कि ये जो काम करवाने वाले लोग हैं, मालों के, मिलों के, ये या ज़मीनों के मालिक, वो काम करने वाले को भी एक कमोडिटी समझते हैं। सामान जो चीज़ें बन रही हैं वो तो कमोडिटी है ही ना, तो जो चीज़ें वो इंसान को भी एक कमोडिटी समझते हैं जिनको से वो काम करवाते हैं। तो अब ये कमोडिटी जो है ना, याद रखिएगा, इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे इसकी एक यूज़ वैल्यू होती है। दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई है उसकी एक यूज़ वैल्यू है कि कोई चीज़ बनवाई गई उसमें मार्केट में, उसमें कारखाने में, तो उसकी एक यूज़ वैल्यू होगी। तो यूज़ वैल्यू का मतलब ये है कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, या कोई भी बंदा उसको यूज़ कर सकता है। दूसरी उसकी वैल्यू होती है जिसको एक्सचेंज वैल्यू, कि आप वो चीज़ किसी को दे देते हैं, उससे कोई बदले कोई चीज़ ले लेते हैं। तीसरी होती है जिसको आप कहते हैं कि साइन एक्सचेंज वैल्यू। तो साइन एक्सचेंज का वैल्यू का मतलब होता है कि
जब कोई काम करने वाले कोई चीज़ बनाते हैं तो जो जिनके लिए काम कर रहे हैं वो चीज़ें उनको बेच के तो वो अपना स्टेटस बढ़ा लेते हैं। मीन्स वो कोठियाँ बना के, वो अपनी कारें ख़रीद के, वो बाहर के सफ़र करके, वो अपने नए महंगे जूते लेके, अपने कपड़े लेके, वो उनका स्टेटस दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। इसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू, इसको कहते हैं साइन एक्सचेंज वैल्यू। और एक और चीज़ होती है जिसको सरप्लस वैल्यू कहते हैं। सरप्लस वैल्यू का मतलब ये है कि जितने भी पैसे हैं जो मजदूर काम कर रहा है और जितनी कमाई हो रही है वो सारी की सारी चली जाती है उस मालक के, उसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू। ये कमोडिटी है। अब जब सारी की सारी मेहनत करने वाला मजदूर है और सारे पैसे चले जाते हैं उस मालक को, उसकी मौजें हो जाती हैं, तो उससे जो काम करने वाला जो उसको जो फीलिंग्स आती हैं उसको मार्क्स कहता है एलियनेशन। एलियनेशन का इसी ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसको कहते हैं एलियनेशन। फिर वो एलियनेट फील करता है, फिर वो काम से एलियनेट फील करता है, फिर वो मालक से एलियनेट फील करता है, फिर उसको अपनी सोच से एलियनेशन फील होती है, फिर उसको फैमिली से एलियनेशन फील होती है, वो पूरे सिस्टम से तंग आ जाता है और फिर यहाँ तक कि वो काम भी फिर सही से नहीं करता। इसके अलावा उसने जो एक चीज़ जिसको कहते हैं डायलैक्टिक्स और डायलैक्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। डायलैक्टिक्स का मतलब ये है कि नथिंग इज़ कांस्टेंट, हर चीज़ दिन ब दिन हर वक्त आगे चेंज होती जा रही है। मटीरियलिस्टिक मीन इसके बारे में कहा जाता है कि यानी ख्याली दुनिया कुछ नहीं है। मटीरियलिज्म जो है ये एक रियल वर्ड है। जैसे पहले कहा जाता था, जैसे प्लेटो ने कहा था या हैगल ने कहा था कि नहीं, आइडिया पहले होता है, मटीरियलिज्म बाद, मटीरियल बाद में। तो ये कहते नहीं, मटीरियल पहले है, आइडिया बाद में होता है। लेकिन डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ें अपने भाव में, चीज़ें रुकती नहीं है, चीज़ें टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, दिन ब दिन ये सारा सिलसिला चलता रहता है, कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं रहती। तो अब ये इसके जो सबसे अहम कंसेप्ट है वो इसका जिसको आप कहते हैं बेस और स्ट्रक्चर वाला। अब बेस से मुराद ये है इकोनॉमी। आपका सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? ये बेस है। वो कहते हैं कि जो बेस है वो तो ये है, लेकिन जो स्ट्रक्चर क्या है, जैसी आपकी बेस होगी, जैसा आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होगा, स्ट्रक्चर में क्या आता है? पूरी सोसाइटी का जैसी आपकी बेस होगी, वो कहता है कि एक सोसाइटी का सियासी निज़ाम, उसका मईशत का निज़ाम, उसके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ है, उसकी एथिकल जो वैल्यूज़ है, उसका रिलीजन जो है, वहाँ का जो नाम्स और वैल्यूज़ हैं, बाकी जितना भी कल्चर है, जो कुछ भी सोसाइटी में पाया जा रहा है, वो सारे का सारा डिपेंड करता है उस बेस पर, मीन्स मनी पर, उस पैसे के जो सिलसिला है, चक्कर है, उस पर वो सारा बेस करता है। और वही सारा चीज़ें बने, जैसा वो होगा सोर्स, वैसे ही सियासी आइडियोलॉजी होगी, वैसे ही रिलीजियस आइडियोलॉजी होगी, वैसे ही सोशल आइडियोलॉजी होगी, वैसे ही आपकी मोरालिटी होगी, वैसे ही आपकी एथिक्स होगी, वैसे ही आपका फैमिली का सिस्टम होगा। और ये जो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि मार्क्सिज्म इसको कहा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो किताब 1867 में पब्लिश हुई थी, उसमें ये इसका जिक्र मिलता है, इसका आपके ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इनका मिलता है। और इसने ये एंगल्स के साथ मिल के ये बनाई थी, लिखी थी ये किताब, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब ये जो मार्क्सिज्म है, तो ये कहते हैं कि एक पीस ऑफ लिटरेचर का मार्क्सिस्ट एनालिसिस ये होता है कि आप उसके अंदर देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उस राइटर की पर्सनालिटी को इस तरह मोल्ड किया कि उसने ये वाला पीस ऑफ लिटरेचर लिखा। ये चीज़ें जब आप समझेंगे कि कौन से पॉलिटिकल फैक्टर थे, कौन से आपके मईशत के फैक्टर थे, कौन से आपके सियासत के, कौन से आपके अखलाकियात के फैक्टर थे, कौन से उस दौर में साइंसी फैक्टर थे, वो कहते हैं कि ये जितने फैक्टर्स हैं ये सारी के पीछे मईशत होती है। तो वो सिर्फ वो चीज़ें उसकी पर्सनालिटी किस तरह करती हैं, और फिर वो एक राइटर जो है वो चीज़ लिख रहा होता है, और जब वो चीज़ लिखता है तो वो कहते हैं कि आपने उस करेक्टर का भी फिर मार्क्सिस्ट एनालिसिस करना होता है, तब वो चीज़ें आपको समझ आती हैं। अब एक और बात कि ये जो मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स है, अब ये रिबेल किस्म का आदमी था, ये अखबार में एडिटर भी रहा, इसको मुल्क से निकाल भी दिया गया। ये यानी ये जो सिस्टम है जिसको आप कहते हैं कैपिटलिज्म, तो चूँकि क्लास सोसाइटी जो होती है ये कैपिटलिज्म में होती है, जिसमें आप कहते हैं कि ये बोर्जुआ क्लास है, ये प्रोलेटारिएट है, ये ऑप्रेसर है, ये ऑप्रेस्ड है, ये जालिम है, ये मजलूम है, तो ये उसके खिलाफ था। तो इसको वहाँ से निकाल दिया गया, किसी और मुल्क रहा, फिर वहाँ से भी निकाल दिया गया, फिर ये लंदन में आके रहा। इसके ऐसे कहते हैं कि बच्चे भी भूख से मरते, इसके 7 बच्चे थे, 4 इसके को मार गए थे। इसके घर में बताते हैं कि फर्नीचर भी अच्छा नहीं था, डस्ट पड़ी होती थी, और इसका अजीब सा इसका माहौल था।
तो क्रिटिक्स कहते हैं अमूमन के एज ए फादर ये उस वाइफ को भी शायद वो प्यार नहीं दे सका, वो पढ़ी लिखी थी, जैनी नाम था उसका, और उसके अलावा ये बच्चों को भी वो प्यार नहीं दे सका, उनको वो घर नहीं दे सका, उनको वो रोजी रोटी उस तरह का वो खुशियाँ नहीं दे सका, सारा कुछ। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं लोगों को दे सका तो एज ए फिलासफर भी शायद ये कुछ नहीं दे सका तमाम लोगों को, क्योंकि वो खुद इतना स्टेबल नहीं था, तो उसकी जो फिलासफी है वो कितनी स्टेबल होगी। लेकिन मार्क्सिज्म जो है ये एज ए लिटरेरी थ्योरी अब है, और ये एक पूरा थ्रेट है कैपिटलिज्म को, और इसको ख़त्म करने के लिए भी कोशिशें की जाती हैं। लेकिन मार्क्सिज्म फिर यही बताएगा आपको कि किस तरह एक सोसाइटी एक राइटर के माइंड सेट को अपने तरीके से डॉक्टर करती है, इंजीनियर करती है, या उसको मोल्ड करती है ताकि वो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लिटरेचर लिखता है।